आज हम लोग रोज़ शीर्षक कहानी के सार को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, अतः आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि रोज़ शीर्षक कहानी बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित है और अज्ञेय इसके लेखक हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसाया में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य के अध्ययन के साथ हुई थी। 1925 ईस्वी में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के उपरांत वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए और वहीं से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फॉर्मन कॉलेज के छात्र बने। 1929 ईस्वी में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। अज्ञेय के बारे में कहा जाता है कि अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में से एक हैं। इन्होंने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और साहित्यान्वेषी पर्यटक भी थे। अज्ञेय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन किया। इसके बाद वे दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक के संस्थापक संपादक बने। इसके अतिरिक्त वे नवभारत टाइम्स हिंदी में, अंग्रेजी में पत्र वाक और एवरीमैन जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। इलाहाबाद से प्रतीक नामक एक पत्रिका भी निकाली। इसके बाद वे कुछ दिनों के लिए ऑल इंडिया रेडियो में की भी नौकरी की। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। अज्ञेय 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। अपने बचपन में ही इन्होंने इंद्रसभा नामक एक नाटक भी लिखा तथा अपने घर से वे हस्तलिखित एक पत्रिका आनंद बंधु भी निकालते थे। इनकी प्रमुख कृतियों में भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, ये सभी हिंदी में और अंग्रेजी में प्रिजन डेथ एंड अदर पोएम्स, ये सभी इनकी काव्य हैं। बीपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। शेखर एकजीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी इनके उपन्यास। अरे अयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है इनकी। सब रंग, त्रिशंकु, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, ये इनका निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुष्पकारिणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि का संपादन करने के साथ साथ शरतचंद के श्रीकांत, ज्ञानेंद्र कुमार के त्यागपत्र और रविंद्रनाथ टैगोर के गोड़ा तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित कई कृतियों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञेय ने यद्यपि कहानियाँ बहुत कम लिखी और एक समय के बाद तो उन्होंने कहानी लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और अस्थायी मोड़ देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक साहित्य के एक सलाहकार पुरुष थे
जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। प्रस्तुत कहानी रोज 1934 में लिखी गई आज्ञा की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। पहले इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, जिसे लेखक ने बाद में बदलकर रोज कर दिया। इस कहानी में लेखक ने एक गृहिणी के चरित्र और उसके मानसिक त्रासदी का बड़ा ही कलात्मक रूप से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती घर में एकाकी में काटती है। घर के कामकाज और अपने एक छोटे से बेटा टीटी की देखभाल करते हुए वह सुबह से देर रात तक व्यस्त रहती है। उसके गृहस्थी में दूर दूर तक मनोविनोद और उल्लास कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रस्तुत इस कहानी के माध्यम से लेखक घरेलू स्त्री के जीवन की एकाकी और मानसिक अवसाद से जुड़े अनेक सामाजिक विचारोत्तेजक सवाल खड़े करते हैं। इस संबंध में विजय मोहन सिंह का यह कहना कि रोज़ में लेखक के द्वारा संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यवर्ग की पारिवारिक एक रसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त करती है वह उस समय की कहानियों में विरल है। यह बिल्कुल ही सटीक प्रतीत होता है। भाई के स्वागत में बहन के द्वारा उत्साह की जगह कर्तव्य पालन की औपचारिकता के निर्वहन से इस कहानी का आरंभ होता है। मालती के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी में पहली बार घर आए भाई अर्थात लेखक से मालती न तो कुशलक्षेम पूछती है और न ही उसकी बातों का सही से जवाब देती है। उसके हर प्रश्नों का वह संक्षिप्त में ही उत्तर देती है, पर लोक व्यवहार में पंखावश झेलती है। बचपन से बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों के बाद चुप रहने लगी है। कहानी में अतिथि के प्रश्नों का वह संक्षिप्त या फिर में उत्तर देती है, मानो जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ हो ही नहीं। यह उसके उदास, उबाऊ और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। अधिकांश समय मालती और अतिथि के बीच कोई संवाद नहीं होता है। मालती का एक छोटा बच्चा भी है जिसका नाम टीटी है। बीच बीच में सोते उस बच्चे के रोने से उन दोनों के बीच का मौन अवश्य टूटता है। यहाँ अतिथि और मालती के बीच हुए संवादों में जो उदासीनता है वो मालती के द्वंद्वग्रस्त मनोदशा को बताने के लिए काफ़ी है। कहानी के अगले भाग में मालती की मानसिक स्थिति, बचपन की स्मृतियों में खोने, शारीरिक जड़ता अथवा थकान और उसके पति के यांत्रिक जीवन, सब्जी, नौकर व पानी आदि के अभावों का लेखक ने बड़े ही कुशलता से वर्णन किया है। बच्चों का रोना, पानी का समय पर नहीं आना, पति का रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी जाकर 2 बजे लौटना और शाम को फिर से डिस्पेंसरी पर रोगियों को देखना, मालती का देर से खाना, यह सब उसके रोज़ के जीवन का हिस्सा है। समय सूचक घंटा के बजने पर उसके द्वारा समय की गिनती करना बताता है कि उसके लिए समय काटना कितना मुश्किल हो रहा है। मालती, महेश्वर और अतिथि के बीच संक्षिप्त संवाद बताता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्यों के बजाय अंतर दृश्यों पर अधिक है। कहानी में महेश्वर उस दिन आम लाता है जिसे वह मालती से धो लेने के लिए कहता है। मालती आम को अखबार के पन्नों में लिपटा देखकर उस अखबार के पन्नों को पढ़ने में खो जाती है, जो बताता है कि उसके यहाँ अखबार का भी अभाव है। वह घर की सीमित जीवन की परिधि से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया के साथ जुड़ना चाहती है। कहानी में जब तब सामान्य मनुष्यों की तरह मालती के जीवन जीने की उत्कट इच्छा के भाव का भी पता चलता है, पर वह परंपरागत सामाजिक सोच की शिकार है। पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता ही उसके लिए सब कुछ है। वह इसके बाहर सोच भी नहीं सकती है। यहाँ इस कहानी में समझौता और नारी की सहनशीलता को लेखक ने बड़ी ही सहजता के साथ शब्दों में उकेरा है। गिरने से बच्चों को लगने वाली चोट और मालती के मन का अवसाद भी इस कहानी का चिंता का विषय नहीं है, कारण यह उसके जीवन के लिए रोज़ का हिस्सा बन चुका है। कुल मिलाकर कहानी में रोज़ की गूंज लगातार सुनाई पड़ती है। रात के 11 बजने पर घंटे की आवाज़ के साथ कहानी का अंत मालती के करुण स्वर 11 बज गए से होता है। क्लियर?